हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बर्नौट कर्व के बारे में। बर्नौट कर्व है इफ़ अ पेयर ऑफ कर्व सी एंड सी वन आर सच दैट द प्रिंसिपल नॉर्मल टू सी इज also normal to C, then the pair of curve are said to be conjugate or associative Bernard curve। इसका डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। प्रॉपर्टी है इसकी पहली, that the quantity belong to curve C1 and let R and R1 be the position vector of two corresponding point P and Q on the curve C and C1 with respect to fixed origin, then R1 is equal to R plus A, and that is equation 1, and A is equal to length of PQ and is to be determined. Now differentiating equation with respect to S using Sharad-Frenet formula, R1 dash ds1 upon ds t1 is equal to this। ये यहाँ से ये हो जाएगा, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगी। सिंस प्रिंसिपल नॉर्मल ऑफ कर्व सी आर ऑल्सो प्रिंसिपल नॉर्मल ऑफ C1, देन N1 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग स्केलर LHS ऑफ इक्वेशन 2 बाई N1 एंड RHS बाई N, देन A1 इज इक्वल टू 0, A डैश बराबर 0, देन यहाँ पर क्या है, A बराबर कॉन्स्टेंट है। तो हमें वहाँ से पता चल गया कि जो डिस्टेंस होती है PQ की वो कॉन्स्टेंट होती है। फिर हम इसके आगे सॉल्व करेंगे कि T1 DSN बराबर इतना आएगा, तो हमारी यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है। फिर हम इसको दिस रिलेशन शोज दैट T1 और T and B आर कोप्लेनर। सपोज थीटा बी द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ C एंड C1, देन T1 cos थीटा इज इक्वल टू T डॉट T1। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। डिफरेंशिएटिंग A विद रिस्पेक्ट टू S माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी एस इज इक्वल टू T डैश T1 प्लस T1 डैश DS1 DS का एंड ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो आपका डी थीटा अपॉन डी एस यानी कि थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, जो कि अल्फा के बराबर है। तो यहाँ से हमारी विच प्रूव दैट द टेंजेंट एट P टू C मेक कांस्टेंट एंगल विथ Q टू C1। अब हमारे थर्ड आती है कि प्रिंसिपल नॉर्मल कोइंसाइड एंड टेंजेंट आर इंक्लाइंड एट अ कांस्टेंट एंगल अल्फा, दैट देयरफॉर द बाइनॉर्मल ऑफ टू कर्व आर आल्सो इंक्लाइंड एट कांस्टेंट एंगल अल्फा। वी अगेन ऑब्जर्व दैट TB T1 आर कोप्लेनर सिंस एवरी वन ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू N। T1 इतना हो जाएगा, T1 इक्वेशन 1 हो जाएगी, और इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ 1 और 2 को कंपेयर करेंगे आप, तो आपकी हमारी इक्वेशन 3 आती है। दिस शोज दैट kappa एंड tau ऑफ C आर linearly related। नाउ वी हैव to show that kappa 1 and tau 1 are also linearly connected। तो सिंस R1 इक्वल टू इतना होता है तो N बराबर N1 से ये आ जाएगी इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन आएगी आपकी 1 प्लस A kappa 1 sin अल्फा प्लस A tau 1 cos अल्फा बराबर 0, ये हो जाएगी। ठीक है। फिर आता है आपका अगली थ्योरम, इफ P1 और कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन टू कंजुगेट बर्नौट कर्व एंड O when their सेंटर कर्वेचर है, तो आपको दिखाना है कि PO मल्टीप्लाई P1 आपका क्या हो जाएगा, द सेम फॉर ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, यानी कि कांस्टेंट होगा, आपको दिखाना है। तो प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि जो क्रॉस रेशियो है ABCD 4 पॉइंट्स हैं लाइंग AB टू BC में, डिवाइडेड बाय द रेशियो ऑन AD टू DC इज कॉल्ड द क्रॉस रेशियो ऑफ द 4 पॉइंट्स ABCD एंड इज डिनोटेड बाई दिस ABCD। हैंस वी हैव ABCD AB अपॉन BC AD अपॉन DC हमारा इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ से हम मानेंगे कि PO और P1 और O1 जो है हमारे पॉइंट हैं। ठीक है। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ से हो जाएगी, इसको हम इक्वेशन 1 लाएंगे। अब हमें पता है कि R डॉट R प्लस रो एन डॉट R1 एंड R1 ये हमारा क्या है, रिस्पेक्टिव द पोजीशन वेक्टर है पॉइंट PO P1। ओके। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस PO का इतना आ जाएगा, इसका वेक्टर निकालोगे तो इतना आ जाएगा, PO का PO P1 का मॉडल्स निकालोगे इतना हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे इस तरीके से सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 जो आई थी हमारी यहाँ पर जो आई थी, इसमें हम ये सारी वैल्यूज रख देंगे और हमारी वैल्यूज तरीके से आएंगे, और लास्ट में पता चल जाएगा कि PO और P1 O1 क्या आपका कॉन्स्टेंट है, क्योंकि सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है। फिर आता है अगला, इफ x बराबर a cos t, y बराबर इतना, z बराबर इतना है। अब प्लेन कर्व तो आपको r पता है इतना होता है, फिर आपको डिफरेंशिएट करोगे तो डी टी अपॉन डी एस आ जाएगा। अब उसको दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो 1a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डी टी अपॉन डी एस का होल स्क्वायर, फिर डी टी अपॉन डी एस बराबर इतना आ जाएगा r। फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो इतना आएगा, फिर इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, ट्रिपल डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे ये आएगा, तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालोगे तो फाइनली इतना आंसर आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। देयरफॉर द कर्व इज नॉट प्लेन। अगर 0 आता तो हम कहते थे कर्व प्लेन है। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एंड फंडामेंटल फॉर्म्स। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। फिर डायरेक्ट जाते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ सरफेस पे। अ सरफेस इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ पॉइंट हुज डायरेक्शन हुज पोजीशन वेक्टर आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट पैरामीटर, दैट इज आर इक्वल टू आर यू बी। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस गिवन बाय गॉस सो नोन एज गॉसियन फॉर्म ऑफ सरफेस पैरामीटर यू एंड वी आर कॉल्ड कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। फिर आती है आपकी मोंगेस फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉर्म ऑफ सरफेस। द रिलेशन ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड 0 बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट और कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन ऑफ सरफेस। इफ z इक्वल टू इतना, देन सरफेस
रिप्रेजेंट एज मोंगेस फॉर्मल सरफेस बराबर इतना हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी मोंगेस फॉर्मल सरफेस की इक्वेशन हम यहाँ से निकाल रहे हैं। फिर जब आपको इसके बाद आएगा आपका क्लास ऑफ सरफेस, क्लास ऑफ सरफेस आप इस तरीके से निकालते हैं, एक्स एफ यू बी है, यू जी वी यू बी है और जेड इक्वल टू एच यू बी है। तो यहाँ से आप आर वन इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल यू, आर टू बराबर डेल आर अपॉन डेल वी, आर वन वन डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल यू स्क्वायर, आर वन टू आर टू वन डेल स्क्वायर वी आर अपॉन डेल यू डेल वी, आर टू टू होगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर। फिर आता है आपका रेगुलर ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटीज ऑफ द सरफेस। तो यहाँ से आप अगर मान लो आर इतना पॉइंट है एक्स यू बी वाई यू बी जेड यू में, दैट इज तो आर वन बराबर इतना, आर टू बराबर इतना। द पॉइंट ऑफ पी इज कॉल्ड रेगुलर पॉइंट और ऑर्डिनरी पॉइंट इफ आर वन क्रॉस आर टू बराबर डज नॉट इक्वल टू जीरो होंगे, दैट इज द रैंक जो होगी इसकी वो 2 होगी। ठीक है, फिर आता है आपका एसेंशियल सिंगुलरिटी। दो टाइप की सिंगुलरिटी है, एसेंशियल सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी आर ड्यू टू नेचर ज्योमेट्रिकल पोजीशन ऑफ द सरफेस, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ पैरामीटर। ठीक है, फिर आती है उसके बाद आपकी आर्टिफिशियल सिमेट्री। आर्टिफिशियल सिमेट्री में क्या है, दी सिंगुलरिटी अराइज फ्रॉम द चॉइस ऑफ पर्टिकुलर पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन लेट आर विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन हुज पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा सच एज आर बराबर इतना, आर वन बराबर इतना, आर टू बराबर इतना। तो आर क्रॉस आर बराबर इतना आ जाएगा, तो आर यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आर वन क्रॉस आर टू बराबर 0 इफ आर बराबर 0। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व करोगे आगे को, तो आपका अगला पॉइंट आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ पैरामीटर। ट्रांसफॉर्मेशन पैरामीटर में अगर आपने यू और भी 2 पैरामीटर माने, नाउ वी हैव टू अलाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म द रेगुलर पॉइंट इनटू रेगुलर पॉइंट। रेगुलर पॉइंट इनटू रेगुलर पॉइंट में कन्वर्ट करा होगा, तो हमको बताया कि आर वन क्रॉस आर टू डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो आर वन बराबर डेल आर अपॉन डेल यू, डेल आर अपॉन डेल यू डॉट इतना हो जाएगा, आर वन बराबर इतना। सिमिलरली आर टू बराबर इतना, तो आर वन क्रॉस आर टू बराबर यहाँ से आपका इतनी इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको बताया कि आर वन क्रॉस आर टू 0 के बराबर नहीं है, तो देन डेल फाई कॉमा साई डज नॉट इक्वल टू 0, डेल यू कॉमा वी भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिंस इतना, तो इसको कहेंगे आप प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपका इन्वेस्टिगेट करना है कि सर्कुलर हेलिक्स के लिए एक्स इक्वल टू इतना, वाई इक्वल टू इतना, जेड इक्वल टू इतना, जहाँ पर सी डज नॉट इक्वल टू 0 है। आर इतना है तो आर डैश निकाल देंगे आप, जहाँ पर आपको इसको ये इतना दिखेगा, इसका मॉडल उसका स्क्वायरिंग करोगे वो साइड तो। ठीक है, और डी अपॉन डी एस आपको इतना मिल जाएगा। फिर टी बराबर म्यू इतना है, तो टी डैश बराबर कापा बराबर इतना हो जाएगा, तो कापा की जगह आप एम यूज कर रखोगे तो वैल्यू इतनी आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगी। अब आपको बताया डेफिनेशन से, जो पोजीशन वेक्टर होता है किसी भी चीज़ का, स्फेरिकल इमेज का, इज इक्वल टू द यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी के बराबर होता है, तो एक्स बराबर इतना है। सिमिलरली स्फेरिकल इमेज ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल फ्रॉम 2 इक्वेशन इज एक्स इक्वल टू माइनस ए कॉस यू वाई इक्वल टू इतना, जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू सी म्यू साइन यू, वाई इक्वल टू इतना और जेड इक्वल टू ए म्यू हो गया। यहाँ से फाइनली हमको अगला क्वेश्चन दिखाना है यहाँ पर, जहाँ पर हमको दिखाना है कि इतना इसके बराबर होगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन सिग्मा के स्क्वायर के बराबर। आपको बताया कि एक्स ट्रिपल डैश का स्क्वायर प्लस वाई ट्रिपल डैश का स्क्वायर प्लस जेड ट्रिपल डैश का स्क्वायर बराबर इतना होता है, तो 1/√4 इतना हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करते जाओगे तो फाइनली आपका आंसर जो आपको निकालना है वहाँ से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर आते हैं आपके पैरामीट्रिक कर्व। पैरामीट्रिक कर्व क्या है, आर इक्वल टू आर यू बी द इक्वेशन ऑफ द सरफेस डिफाइंड ऑन डोमेन डी। नाउ यू कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, तो आपको स्पेशल इंपोर्टेंस आर कॉल्ड पैरामीट्रिक कर्व। दस वी कांस्टेंट हुआ से सी, दस देन एज यू वेरीज द पॉइंट आर इक्वल टू आर यू डिस्क्राइब अ पैरामीट्रिक कर्व कॉल्ड यू कर्व ऑफ द पैरामीट्रिक कर्व इज इक्वल टू सी। सिमिलरली इफ यू कांस्टेंट होगा तो व्यू इक्वल टू सी हो जाएगा, अगर वी कांस्टेंट था तो वी इक्वल टू सी, यू इक्वल टू, तो यू कांस्टेंट तो यू इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक, टेंजेंट प्लेन क्या होता है, टेंजेंट प्लेन आर डॉट बराबर इतना होता है, तो डी आर अपॉन डी टी बराबर दिस ये हो जाएगा, बट आर वन एंड आर टू आर नॉन जीरो एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर, देयरफॉर द टेंजेंट टू अ कर्व ऑन द सरफेस थ्रू अ पॉइंट P line the plane which contains the two vector r1 and r2, this plane is called tangent plane at P. Hence यहाँ के बाद आप क्या करेंगे, hence r1 cross r2 gives the direction of the normal to the tangent plane, thus the equation to the tangent plane is इतना, r equal to position of P and r that of a current point on the plane. ओके, फिर आता है आपका नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन में आप करोगे द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट पी इज द इक्वेशन आ जाएगी आर वन क्रॉस आर टू की, तो आर इक्वल टू आर प्लस लेमडा आर वन क्रॉस आर टू, द यूनिट सरफेस नॉर्मल वेक्टर एन इज एन इक्वल टू आर वन क्रॉस आर टू, उनका मॉड्यूलस जिसका हम एच बी नोट करते हैं, और एच जहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है। फिर कार्टेशियन फॉर्मुलेशन आएगा, तो कार्टेशियन फॉर्मुलेशन आप इस तरीके से लिख दोगे इसको, एक्स माइनस एक्स डेल एफ डेल एक्स, वाई माइनस वाई डेल एफ डेल वाई, जेड माइनस जेड डेल एफ डेल जेड बराबर 0, और इसको आप इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉइंट इसको भी लिख सकते हो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, फिर आती है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, टू शो दैट द प्रॉपर पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन इधर लीव से एवरी नॉर्मल अनचेंज और रिवर्स से एवरी नॉर्मल। ठीक है, या तो अनचेंज कर देता है या तो रिवर्स कर देता है, क्या दिखाना है। अब आपको आर इक्वल टू आर यू मान दो, फाइड यू डैश इतना हो गया, वी डैश इतना हो गया, तो डी आर अपॉन डी यू, डी आर अपॉन डी वी इस तरीके से आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4 1 और 2 हमने यहाँ पर निकाली रखी है, 1 और 2 ये निकाली है, तो 3 और 4 यहाँ से आ गई। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो तो आपकी क्वेश्चन नंबर 5 आ जानी है। 5 के बाद आपको बताइए डेल यू डैश वी डैश अपॉन डेल यू वी डैश नॉट इक्वल टू 0 है, तो जो जैकोबिन जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जैकोबिन बराबर इतना है। तो आपको बताया कि एच एंड एच आर ऑलवेज पॉजिटिव। इक्वेशन 5 से हमें बताया कि जैकोबिन जो है 0 से बड़ा होगा, इन अपोजिट डायरेक्शन जैकोबिन जो होगा वो 0 से छोटा होगा। तो उसके बाद आपको हेंस और पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन लीव्स एवरी नॉर्मल अनचेंज्ड और रिवर्स एवरी नॉर्मल हमको यहाँ से पता चल गया। ठीक है,
फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, फाइंड एन इक्वेशन फॉर द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस दैट इक्वल टू, इतना ही इक्वेशन है तो आप इसको आर इक्वल टू इतना लिखेंगे, r1 बराबर इसका r1 का यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ये आएगा, v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा। अब u1 v माइनस वन एट 1 -1 2 पे आपके जो पॉइंट है r1 क्रॉस r2 बराबर इतना आ जाएगा। लेट r बराबर x i y j z के है और r बराबर इतना है तो u बराबर 1 इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन नेट इतना, v इक्वल टू -1 r माइनस r r1 क्रॉस r1 निकालोगे तो -2x + 2y + z + 2 बराबर 0 आ गया। ठीक है, फिर आते हैं आपके टू फंडामेंटल फॉर्म है। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है r इक्वल टू r u b, e डी स्क्वायर 2f du dv g dv स्क्वायर, यहाँ पर e की वैल्यू r1 का स्क्वायर, f की वैल्यू r1 r2, g की होती है r2 का स्क्वायर, ये होगी आपकी फंडामेंटल। e f g r कॉल फर्स्ट ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड और फर्स्ट फंडामेंटल कोफिशिएंट भी कहते हैं। फिर इनका ज्योमेट्रिकल इंटरपोलेशन होगा तो ds बराबर r1 du r2 du हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इस तरीके से आते जाएगा, ds अपॉन dt का स्क्वायर इक्वल टू e du अपॉन dt का स्क्वायर प्लस 2f du अपॉन dt dv अपॉन dt प्लस g dv अपॉन dt का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद ऑन द पैरामेट्रिक कर्व ds का स्क्वायर बराबर जी dv का स्क्वायर, और अगर v जीरो हो गया तो ds का स्क्वायर बराबर e du का स्क्वायर। रिलेशन बिटवीन e f g h के बीच रिलेशन क्या होता है, e g माइनस f स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर के। ठीक है, फिर पहली प्रॉपर्टी आ जाए मेट्रिक इज पॉजिटिव क्वाड्रेटिक इन du dv, अगर पॉजिटिव क्वाड्रेटिक है तो इस तरीके का आप सॉल्व करोगे तो e du प्लस एफ dv का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर dv स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा। देन इसको आप सॉल्व करते जाएंगे तो फाइनली आपका e du स्क्वायर प्लस 2f du dv प्लस g dv स्क्वायर जहाँ पर पॉजिटिव क्वाड्रेंट फॉर्म में du dv होगा। फिर आता है इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। इनवेरिएंस प्रॉपर्टी में आप इस तरीके से u डैश बराबर इतना, v डैश बराबर इतना ले लोगे, r1 डैश इतना आएगा, r2 डैश बराबर इतना आएगा। इक्वेशन है और इक्वेशन भी यहाँ से आ गई। अब हमें पता है कि ये हमारी इक्वेशन होती है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी यहाँ से ये दो इक्वेशन आएंगी जहाँ पर इक्वेशन हमारी एक ही हेल्प लोगे। और फाइनली वो जो हमारी ई डी स्क्वायर प्लस 2f du dv प्लस जी dv स्क्वायर है, ये हमारी फर्स्ट फंडामेंटल की इक्वेशन है, वही आने वाली है। तो इसे हम कह देंगे हेंस द मैट्रिक इज इनवेरिएंट। फिर आते हैं सम इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। तो सम इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 3 प्रोडक्ट हैं, इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। सेकंड फंडामेंटल फॉर्म में क्या है, लेट r इक्वल टू r u b द इक्वेशन ऑफ द सरफेस एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म l du स्क्वायर प्लस 2m du dv प्लस n dv स्क्वायर इन du dv इज कॉल्ड सेकंड फंडामेंटल फॉर्म एंड द क्वांटिटीज एलिमेंट आर कॉल्ड सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड और सेकंड फंडामेंटल कोएफिशिएंट। r1 बराबर इतना हो जाएगा, r11 बराबर इतना, r12 बराबर इतना, r22 बराबर इतना, तो n क्या बराबर इतना, l m n क्या होता है, l होता है n r11, m होता है n r12, n होता है n r22, n की n m हो सकता है आपका n r12 और n r21 भी हो सकता है, और इनके बीच में रिलेशन है ln माइनस एम स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर। जैसे उसमें था ना, उसमें क्या था, ई एफ माइनस ई जी माइनस एफ का स्क्वायर था, यानी कि ई जी फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई माइनस बीच वाले का स्क्वायर। वैसे ही एल एन माइनस एम का स्क्वायर बराबर टी का स्क्वायर, वहाँ एच का स्क्वायर था तो यहाँ पर टी का स्क्वायर। फिर आता होगा ज्योमेट्रिकल इंटरपोलेशन ऑफ सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। जैसे फंडामेंटल फर्स्ट फंडामेंटल का था तो वही जो इंटरपोलेशन निकालोगे तो 2qr बराबर एल डी यू स्क्वायर प्लस 2m du dv प्लस n dv स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपको मोंगेस फॉर्म ऑफ द सरफेस कैलकुलेट करना है तो उसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ई बराबर r1 डॉट r2 1 प्लस पी स्क्वायर, एफ बराबर r1 डॉट r2 एफ क्यू पी क्यू होगा, जी बराबर आपको बताया r2 का स्क्वायर होता है तो 1 प्लस क्यू स्क्वायर, आपको एच स्क्वायर बताया ई जी माइनस एफ स्क्वायर, तो सॉल्व करोगे तो 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। एन बताया आपको r1 क्रॉस r2 अपॉन एच होता है तो इतना आ जाएगा। एल बताया आपको एन डॉट r11 तो इतना आएगा, क्योंकि r11 आपने यहाँ से r1 निकाल ही रखा है। ठीक है, और एन डॉट r12 एस अपॉन एच होता है, एन डॉट एन होता है इतना, एन डॉट r22 इतना हो जाएगा, तो टी स्क्वायर बराबर इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर करना है आपको कैलकुलेट द फंडामेंटल मैग्नीट्यूड फॉर द राइट हेलिसॉइड गिवन बाय x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू z इक्वल टू इतना। तो जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो फाइनली एच स्क्वायर इक्वल टू ई जी माइनस एफ स्क्वायर निकालना मौका मिलेगा, तो वहाँ से यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में देखो एल एम एन और टी निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एफ जीरो है तो पैरामीट्रिक कर्व क्या हो जाएंगे, यहाँ से ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। ठीक है, फिर ऑर्थोगोनल हुए तो उसके बाद देखो कैलकुलेट द फंडामेंटल मैग्नीट्यूड वाला क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं। आप इसमें भी सेम निकालनी है, ई एफ जी एच की वैल्यू निकालनी है, साथ ही साथ एल एम एन की और टी की वैल्यू भी निकालनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है जिसमें भी आपको ई एफ जी एच की वैल्यू निकालनी है। सिमिलरली ई एफ जी एच की वैल्यू निकाल लोगे तो उसके बाद आपको निकालनी है एल एम एन और टी की वैल्यू। फिर उसमें अगला क्वेश्चन है सेम, अगला क्वेश्चन में भी सेम वैल्यू क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर ई एफ जी एच की वैल्यू निकाली, साथ ही साथ हमने क्या निकाल दी, इतना क्वेश्चन हमने देख लिया तो हमने निकाली यहाँ से एल एम एन और टी की वैल्यू। फिर अगला क्वेश्चन है सेम, उसमें भी हमको प्रूफ करना है तो डी एच का स्क्वायर बराबर इतना, इसको आप प्रूफ कर लेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये देख लो। फिर आता है अगला क्वेश्चन जिसमें आपको स्टेट सेकंड फंडामेंटल फॉर्म करनी है, फाइंड इट फॉर द लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ सरफेस दैट इक्वल टू एक्स वाई। आप आर एल बराबर इतना, एम बराबर इतना, एन बराबर इतना पता है आपको,
आप इसको सॉल्व करोगे तो इस तरीके से आपका एल डी उसके बाद टू सेकंड फंडामेंटल फॉर्म यूज़ करोगे और आप फाइनली एल एम और एन की जगह वैल्यू रखोगे तो आपका आ जाएगा पैरामीटर। फिर लास्ट आती है टॉर्जन, और टॉर्जन कंपोनेंट बर्नॉट कर्व की जो प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ds1 बराबर इतना पता है, cos अल्फा इतना होता है, cos sin अल्फा इतना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से cos अल्फा बराबर इतना आ गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गई, sin अल्फा बराबर इतना आ गया, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 5 और 6 इक्वेशन मिल गई। आपको पता चल गया कि 5 और 6 से ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। इससे पता चल गया कि दिस थ्योरम इज ड्यू टू SCHE अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, एंगल बिटवीन टू पैरामेट्रिक कर्व के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने घरवालों का ध्यान रखिए, आस पास बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।